हाँ भाई, तो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले पार्ट में एक्चुअली चीज़ें हो गई थी, ठीक है, बट ठीक है। अब हमने ओवरी को कवर कर लिया था। मैंने ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने बता दिया, जमुना लेपिथीलिया बता दिया। ओवरी को हमने ऐसे बांट दिया है इनर और आउटर ओवरी में। अब देखो, जो ये इनर ओवरी है, इसमें ही मेड्यूला का जो है रिड्यूस्ड पार्ट भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। इसमें मेड्यूला का आपको क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड पार्ट भी इसी में मिलेगा। तो ये हमने एक साथ ही देख लिया, ठीक है। मेड्यूला और इनर ओवरी ये है। मेन चीज है आउटर ओवरी, जो आपको ये हमने बना के दिखाया है। ये पूरा पोर्शन मैं आप शेड कर देता हूँ क्योंकि अब डायग्राम बनाना नहीं है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये फंक्शनल एरिया ऑफ ओवरी है। आउटर पोर्शन जो होता है, यही आपका फंक्शनल एरिया ऑफ ओवरी है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है मेरे दोस्त, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स अकर्स। यहीं पर ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज समझनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हमने यहां पर देखी है, ठीक है ना। तो इतना अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज समझना मेरे भाई, मैंने चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझ पाओगे अगर आप लॉजिक के साथ चलोगे। चीजों को एकदम याद करने के पीछे नहीं भागोगे, समझने के या फील लेने के पीछे भागोगे तो बढ़िया है। ये हमारा एम्प्यूला है। एम्प्यूला के पहले क्या था, स्थमस था, और लेकिन एम्प्यूला के नीचे क्या था सर, इनफंडिबुलम था, कुछ ऐसे। इसमें भी ना सीलिया लगे होते हैं। एक अलग कलर से दिखा देता हूं। और यहां एम्प्यूला में स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। और दूसरी चीज, सीलिएटेड होते हैं। सर जरूरत क्या है सीलिया की? देखो, हम क्या करते हैं, हम एग इससे लिंक करके बना देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता ना। मैंने आपको बताया था कि ओवरी कुछ अगर यहां पर है, तो ये इस तरीके से जुड़ी रहती है आपके यूट्रस से। हम बोलते हैं इसको ये ओवेरियन लिगामेंट है। और ये ओवरी फिर एग यहां से रिलीज करती है। ठीक है, तो ये एग है या ये ओवम है, ये कहां रिलीज होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। और यही वो टाइम है, यही वो रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा पेन उठता है। आपने सुना होगा ऐसा, है ना, पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो इसी वजह से होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में ये एग आ जाता है। अब ऑब्वियसली अब चीजें बहुत पास पास होंगी यार, हम पढ़ रहे हैं तो हम इलेबोरेट करके बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना दूर होगा, इतना दूर होगा, कुछ ऐसे ऐसे दूर होंगे, पास पास ही होंगे, मतलब, है ना। अब ये जो इसके सीलिया हैं, ये हेल्प करते हैं इसको ग्रैस्प करने में। तो ये अपने अंदर ले आएगा और यहां से ये पहुंचा देगा इसको एम्प्यूला में। अब क्योंकि एम्प्यूला के पास सीलिया है, तो यहां पर हमारा एग आके बैठ जाएगा, ठीक है भाई। अब बंदे ने, यानी कि जो मेल होगा, उसने जो अपना स्पर्म इजेक्ट करे थे, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, इन स्पर्म्स के बीच में लगेगी रेस। क्या लगेगी, रेस। और जो इनमें सबसे पहले यहां पहुंच गया, वो स्पर्म इससे फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि स्पर्म के पास टेल होती है, तो स्पर्म मोटाइल होते हैं।
एग मोटाइल नहीं होता, क्योंकि एग मोटाइल नहीं होता है फीमेल का, इसलिए इन सीलियास की जरूरत पड़ती है, सीलिएटेड सेल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से कर लो फिर भाई इसको नोट। अगर थोड़ी और डिटेल बताऊं तो ये जो पूरी की पूरी ट्यूब थी, ये जो पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब है, इसमें आपके स्मूथ मसल होती है। ठीक है, लेकिन जो सीलिया है, ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं कॉलमनार सेल में। वैसे तो यहां पर नॉर्मली स्मूथ मसल सेल्स मिलेंगे, लेकिन सीलिया होते हैं इस तरीके के जो कॉलम वाले सेल होते हैं, लॉन्ग सेल्स, इनमें सीलिया होते हैं, ये सीलिएटेड होते हैं। ये होगा नहीं आपके सिलेबस में दूर दूर तक, बट ध्यान में रख सकते हो। तो इस फनल में यहां पर, क्योंकि ये इनफंडिबुलम है, तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं प्यार से, फिम्बराई। अब सारी चीजें मैं समराइज करा के आपको बता देता हूं। ठीक है, यार को वायरस ने लिखा था दोनों हाथों से, है ना, वो वाली ट्राई भी हम कर सकते हैं, क्या बोलते हो यार? टेढ़ा जा रहा है, लेकिन आप टेढ़ा जा रहा है हाथ। Let's try. ये देखो ये नीचे का ये जो पोर्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, समझना, ठीक है, रटना, समझना। यहां पर तो कुछ आपका ऐसे यूटराइन बॉडी है, ये यूटराइन कैविटी हो गया, और ऊपर वाला हो गया यूटराइन फंडस। यहां पर ना, जहां पर ये बॉडी एंड हो रही है, यहां पर एक पार्ट होता है फीमेल का, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। और ये जो कैनाल है जहां पर कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन मतलब जहां मेल का पीनिस आएगा, है ना, ये पीनिस यहां से, जहां से इन एंड आउट होगा, इन एंड आउट होगा, तो ये कॉपुलेटरी कैनाल है, इसको वेजाइना बोलते हैं। इस रीजन का नाम सर्विक्स है, इस रीजन का नाम वेजाइना है। अब आपको दिख रहा है कि एक नाले टाइप का, एक नली टाइप का, एक कैनाल टाइप का सिस्टम बना रहे हैं। तो सर्विक्स की कैनाल को हमने कह दिया सर्विकल कैनाल।
सही है सर। वेजाइना की कैनाल को हमने कह दिया वेजाइनल या कॉप्युलेटरी कैनाल, क्योंकि कॉप्युलेशन की लिमिट यहीं तक है ना, इसी में मेजॉरिटी ऑफ द कॉप्युलेशन आपका होना है। तो जो कंबाइनली हम इन दोनों को बोल देते हैं वो हम कह देते हैं बर्थ कैनाल। तो वो देता है व्हाट इज बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इज कंस्टिट्यूटेड बाय, तो आप कहना सर्विकल कैनाल along with vaginal canal constitutes the birth canal, constitutes the birth canal। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक बार मैं लेबलिंग कर देता हूं जो जो हमने अभी तक पढ़ा है उन चीजों की ध्यान से समझना। सर ये जो ऊपर वाली चीज हमने पढ़ी, इसका नाम आपने रखा था यूटेराइन फंडस। मैंने नहीं रखा, बेसिकली ये साइंटिस्ट रख के लिए थे। ये आपकी यूटेराइन बॉडी, ये आपका यूटेराइन कैविटी, ठीक है। अब ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये फनल लाइक, हमें कहा देखो ये कुप्पी जैसा बन रहा है, यहां से आ रहा है और यहां पर कुछ, ये देखो ना, ये कुप्पी जैसा बन रहा है, एकदम कुप्पी जैसा बन रहा है। तो फनल लाइक है ना, ये क्या था, फनल लाइक इनफंडीबुलम, लिख चुके हैं हम पहले ये सारी चीजें, है ना। और ये वाला रीजन आपका क्या था सर, ये तो ओवरी है। ओवरी एक्चुअली यहां से थोड़ी में जुड़ी होती है, ओवरी यहां से थोड़ी में जुड़ी होती है। ओवरी तो सर यहां से जुड़ी होती है, यहां पर तो गैप होगा, हम गैप को दिखाते नहीं है डायग्राम में बस। तो ये क्या है आपका ओवेरियन लिगामेंट, बड़ा छोटा सा होगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फनल लाइक इनफंडीबुलम। सर इनफंडीबुलम के ऊपर एक रीजन है एम्प्यूला। एनसीईआरटी बोलती है इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको बता दिया एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन होता है, क्योंकि जस्ट इससे पहले आपका क्या आता है, इस्थमस आता है। ये दोनों जहां पर कहीं यहाँ पर इन दोनों के जंक्शन में एक्चुअली फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। तो ये एम्प्यूला है, ये इस्थमस है। ये नाम देखिए आपने, बस इतना ही होता है यार ओवरी का डायग्राम, बहुत ढंग से समझ के चलोगे तो। और तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा छूटता हुआ। अब बस ये मान सकते हो कि ये जो इनफंडीबुलम है यहाँ पर फिंगर लाइक फिम्बराई प्रेजेंट है, ताकि वो इनमें सीलिया है, एम्प्यूला में भी सीलिया है, ताकि वो जो एग है उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पिलरी इस्थमस जंक्शन तक पुश कर पाए, क्योंकि एग अपने आप में मोटाइल नहीं होता, लेकिन स्पर्म में मोटाइल होता है। तो भाई हो क्या रहा होगा तो अब समझ चुका है। तो कैसे समझ चुका है सर, ये ओवरी है, ये ओवरी अपना एग, ये ओवरी अपना एग एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज करेगी और तब बहुत तगड़ा पेन होगा फीमेल को, है ना। ये इनफंडीबुलम इस एग को ग्रैस्प करेगा और आगे एम्प्यूला तक छोड़ेगा। एम्प्यूला में क्या होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, एक्चुअली एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में होता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर मेल कॉपुलेशन करेगा, कॉपुलेशन करेगा तो ऑब्वियसली वो अपने स्पर्म छोड़ेगा। अब हुआ क्या, एग तो इमोटाइल था, इसके पास मूवमेंट के लिए कुछ नहीं था, तो यहाँ पर इनफंडीबुलम में एम्प्यूला में सीलिया प्रेजेंट थे, इन सीलिया ने इस एग का मूवमेंट कराया एम्प्यूला तक।
लेकिन स्पर्म अपने आप में मोटाइल होते हैं, तो स्पर्म में चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और क्योंकि इनको एम्प्यूला में रखा रखाया एग मिल जाएगा, तो यहाँ पर आके ये इससे फ्यूज कर जाएंगे। जो स्पर्म पहले आएगा वो फ्यूज कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपकी क्या बन जाएगी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यही चीज होती है फर्टिलाइजेशन में, और कुछ नहीं। एक चीज और यहाँ पर है मेरे भाई, जिसको हम अलग से समझेंगे, एनसीईआरटी ने भी नोट बना के लिखा है। देखो कुछ काम की बातें आपको बता देता हूं। पहला, पीएच ऑफ वेजाइना कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। ठीक है, वेजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलता है, वही जो कर्ड में होता है। दूसरा, यहां देखो, वेजाइना के बाहर पे एक टेम्पोरेरी मेम्ब्रेन मिलती है, जिसको हम हाइमन कहते हैं। अब होता क्या है कि ये हाइमन गेट्स रप्चर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। पहले इंटरकोर्स के दौरान ये जो हाइमन है ये रप्चर हो जाती है, यानी कि जब पहली बार किसी ने इंटरकोर्स किया होगा फीमेल ने, तब ये हाइमन रप्चर होती है और इससे ब्लड निकलता है। तो हुआ क्या कि इसको वर्जिनिटी, जिसको कौमुख कहते हैं, उसका इंडिकेटर माने जाने लगा। मतलब ऐसा बोला जाने लगा, पहले के जमाने में ये चीजें बहुत चलती थी कि अगर किसी की मैरिज हो रही है और अगर हाइमन ब्रेस्ट नहीं हो रही, यानी कि ब्लड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है फिर, है ना। तो एनसीईआरटी इस पे साफ साफ यहाँ पर लिखती है कि प्रेजेंस और absence of hymen is not the true indicator of virginity। वर्जिनिटी का यानी कि कॉमुक का ट्रू इंडिकेटर हाइमन की प्रेजेंस नहीं होती है। ये हाइमन किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान या किसी भी अन्य काम के दौरान ब्रेस्ट या ब्रेक हो सकती है, और आजकल तो इसका भी इलाज है भाई, है ना। इसको भी दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है, एक छोटा सा ऑपरेशन हो जाता है 10-15 हजार में, ये सारी चीजें हो जाती हैं आजकल। तो ये चीजें, तो अब तो भाई ये ब्रेस्ट हो रहा है तो फिर ज्यादा दिक्कत वाली बात है कि कहीं है ना, वो भी एक अलग चीज है कि कहीं ऑपरेशन तो नहीं करा दिया। तो ऐसा कोई ये प्रेजेंस ऑफ वर्जिनिटी या एब्सेंस ऑफ वर्जिनिटी हाइमन से पता नहीं लगाई जा सकती है, नहीं लगाना चाहिए। छोटा सा डब्बा एक है, आपकी कॉपी में आप इसको रिगार्डिंग बना सकते हो।
क्लियर होंगी ये सारी चीजें। आज एक्चुअली शूट करने जा रहा हूँ लेक्चर, बीच में कुछ ना कुछ काम ऐसा होता रहा है कि मुझे जाना पड़ रहा है। जैसे अभी पार्सल आ गया एक, है ना, कभी कुछ काम हो जा रहा है, कभी कुछ काम हो जा रहा है, भाई खतरनाक चीजें चली हैं। चलिए अब हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली कॉल्ड, एक साथ क्या कह देते हैं, वल्वा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वल्वा कह देते हैं। तो ये हम लेग्स बना रहे हैं, और ये हो गया राइट लेग। ठीक है, आप ऐसे समझो कि आप एक बॉडी को डाइसेक्ट कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी मेरी बॉडी। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे पे बना देते हैं आपका ये एनल पोर। ये एनस है, ठीक है, ये यूरेथ्रा नहीं है जहां से यूरिनेट करें, यूरिनेशन के लिए अलग पॉइंट होते हैं। ये एनल पोर है, आप रिलेट कर पाओगे, अपने से भी रिलेट करते रहना जो बॉयज है ना। ये एनल पोर है, यानी कि पीछे के हिस्से, पीछे का हिस्सा रहेगा ये। आगे की चीजों में 3 चीजें हैं। सबसे पहले जिसमें कॉपुलेशन के दौरान सेंसेशन होगी, वो सेंसेशन वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस, इरेक्टाइल टिश्यू। ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है क्लाइटोरिस। छोटा सा हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ा दिखता अलग सा है। ये जो दूसरा है और ये जो तीसरा है, सर इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, आपको रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। भाई सबसे नीचे वाला जो है ना, ये होती है वेजाइना, और जो जस्ट इसके ऊपर होता है, यानी कि एनल पोर और यूरेथ्रल पोर, ये दोनों एक साथ नहीं होते, इनके बीच में वेजाइना आती है। बस इतना आप ध्यान में रख लेना। तो इसको अपन लिख देते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। लेकिन ये चीज ऐसे नहीं पड़ी होती भाई, इसके बाहर से होती है कवरिंग। फोल्ड्स होते हैं, एक बड़ा फोल्ड और एक छोटा फोल्ड। एनल पोर में नहीं होता कोई फोल्ड, इन चीजों के बाहर पर होते हैं, फोल्ड्स से होते हैं। ये जो अंदर वाला छोटा फोल्ड है, लेबियम फोल्ड का नाम है, छोटे वाले को लेबिया माइनोरा बोल देते हैं। और तो जो थोड़ा बड़ा है, बड़ा फोल्ड है, उसको लेबिया मेजोरा बोल देते हैं। किस मेजोरा, लेबिया मेजोरा। और हाँ, एक और चीज ध्यान में रख लेना, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, छोटे से बाल बाल तरीके के होंगे, इसको बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। अब क्या आपको ये नहीं दिख रहा, माउंटेन लाइक है थोड़ा सा, ऐसे उठा उठा सा नहीं है, माउंटेन लाइक। तो ये है आपका मॉन्स प्यूबिस। This was all about female external genitalia that you need to know. कुछ और एडिशनल डिटेल में दे देता हूँ। फीमेल में जो आपका इरेक्टाइल टिश्यू है क्लाइटोरिस, ये भी इरेक्टाइल, मेल में भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है। तो क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पीनिस, क्योंकि ये मेल का इरेक्टाइल टिश्यू पीनिस, फीमेल में क्लाइटोरिस। मेल में पीनिस
और इसमें क्लाइटोरिस। यहां जो फोल्ड है बड़ा वाला वो है लेबिया मेजोरा, और ये होमोलोगस है स्क्रोटम के, मेल में स्क्रोटम के। तो ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए पता होनी चाहिए। अब हम ग्लैंड्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, डक्ट हमने जो वो पढ़ी ना, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, वो सारे डक्ट ही तो थे, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो क्या था, ओवरी थी यहाँ पर। तो हमने फीमेल में आप देखो हमने डक्ट सिस्टम कवर कर लिया। दूसरा हमने यहां पर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होती है, इसको कवर कर लिया। अब बचा क्या, ग्लैंड। ग्लैंड हमें एक ही पढ़नी है, बार्थुलिन, पैरायूरेथ्रल, और लास्ट में हमने ली थी मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड ही अपने सिलेबस में है, तो हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और उसमें लिख देंगे मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड। देखो ऐसा नहीं है कि मेमरी ग्लैंड कोई बहुत अलग चीज है, कोई बहुत नई चीज है ना। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलती है, ह्यूमन में नई नहीं है, ये मैमल्स में नहीं है, मतलब ये मैमल्स में देखने को मिलती है। क्यों, तभी तो नाम पड़ा मेमरी ग्लैंड। क्या पड़ा, मेमरी ग्लैंड, यानी कि मेरे भाई मेमरी ग्लैंड, मेमरी यानी कि मैमल्स। तो मेमरी ग्लैंड है क्या, इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, यूनिक इन मैमल्स। सिर्फ किसमें मिलती है, मैमल्स में मिलती है। सर कौन होते हैं मैमल्स व्हिच कैन ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन? तो मिलेगी किसमें, मैमल्स में ही तो मिलेगी भाई, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करानी मैमल्स को है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये ह्यूमन में फंक्शनल होती है इन ह्यूमन फीमेल्स। क्या मेल्स के पास नहीं होती, क्या होती है भाई, लेकिन वहां फंक्शनल नहीं होती है, सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स में ही फंक्शनल होती है। अंडर influence of estrogen, mammary gland develops on the onset of puberty. मेमरी ग्लैंड डेवलप करती है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में। इन्फ्लुएंस किसका होता है, एस्ट्रोजन का होता है। मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट्स आफ्टर भी हो सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जरूरी नहीं आफ्टर ही हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है।
सी जगह बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें चीज़ें समझनी है। एनसीईआरटी ने जो डायग्राम आपको दिखेगा या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन काटा होगा पहले, है ना, बॉडी ली होगी किसी फीमेल की, उसको काटा होगा, तो जब क्रॉस सेक्शनली देखा तो ये आपकी रिब्स थी, और रिब्स के बीच में कुछ मसल्स मिलती हैं। ये हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर होता है उसमें भी अच्छे से देखते हैं। कौन सी मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं? इंटरकॉस्टल मसल, रिलैक्स होते हो तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हेल्प करती हैं, और फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये आपकी क्या है, मसल इन बिटवीन द रिब्स, और इनका नाम क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद यहां पर कुछ सेट ऑफ मसल्स आपको और देखने को मिलते हैं। तो ये आपके क्या है, इनको हम कहेंगे पेक्टोरल मसल्स। ये एनसीईआरटी में शायद पेक्टोरलिस मेजर मसल लिखा है, एक ही चीज है आपके सिलेबस में पेक्टोरल के नाम से, तो ऑब्वियसली पेक्टोरल भी अगर याद करा होगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन हाँ मेजर माइनर का थोड़ा रह सकता है इशू, वो जब पेपर में मेजर ही लिख के डाल दें, एक ऑप्शन माइनर करके डाल दें, तो याद कर लो पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है, ठीक है ना, पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है ये। अब बहुत सिंपल है यार, इसके बाहर से एक इस तरीके से कवरिंग सी बना दो कुछ इस प्रकार, तो जो यहाँ पर लेके आएंगे वो ऑब्वियसली मिल्क लेके आएंगे, तो ये वाली जो डक्ट होगी मिल्क लाने का काम कर रही है, तो ये आपको याद थोड़ी में करना पड़ेगा, ये लैक्टिफेरस डक्ट हुई। फिर तो ये कौन सी डक्ट हुई, लैक्टिफेरस डक्ट हुई। अब ये डक्ट यहां से जो सीक्रेशन आ रहा होगा उसी को तो ला रही होगी, इसका नाम होता है एम्प्यूला या लैक्टिफेरस साइनसिस। ठीक है, अब यहाँ वाली डक्ट देखो दो ही नाम होते हैं, लैक्टिफेरस मेमोरी, उसी में कंफ्यूजन होता है। अब क्योंकि ये मिल्क ला रहे हैं तो लैक्टोज शुगर मिल्क में होती है, लैक्टोज लैक्टिफेरस ये मिल्क वाली डक्ट होगी। अब इन डक्ट्स का जो नाम होगा उसको आप क्या कहोगे, मेमोरी डक्ट कहोगे, है ना। इन्हीं दोनों नामों में कंफ्यूज होता है, सर याद कैसे करो, तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर तो फाइनली क्या आ रहा है, मिल्क आ रहा है, तो ये लैक्टिफेरस हुई, ये मेमोरी डक्ट हुई। और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके के बहुत से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, सारा मैं शेडिंग नहीं कर सकता, तो ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। जैसे लंग्स में एल्वियोलाई का मेन काम होता है, यहाँ यहाँ भी एल्वियोलाई का मेन काम होता है, इट इज द साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन।
इट इज द साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो इतनी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में भाई, ठीक है। देखो एक ही फिगर में बहुत चीजें याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होंगी, इसलिए कुछ पॉइंट अब मैं नोट्स में लिखाऊंगा। मैं नोट्स बहुत पहले लिखा था, एक चीज तो है कहनी पड़ेगी, लोड नहीं आता नोट्स पढ़ने वाले को। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसी फिगर में 3-4 चीजें और ऐड कर देते हैं, एरियोला बना देते, एडिपोज टिश्यू बना देते। ठीक है बनाएंगे बट ऐसे नहीं। जैसे देखो बीच बीच में बड़े बनाना, बड़े बड़े क्यों बनाना, थोड़ा डिफरेंशिएटेड लगे। छोटे छोटे बनाओगे तो ये और ये एक ही जैसे लगेंगे, अब बड़े बनाए तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। इसमें फैट स्टोरिंग टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। इस फैट स्टोरिंग टिश्यू का नाम क्या है, एडिपोज टिश्यू। अब भाई अगर एडिपोज टिश्यू बड़ा होगा तो जो मेमोरी ग्लैंड है, मतलब एडिपोज टिश्यू अगर ज्यादा होंगे तो मेमोरी ग्लैंड का साइज भी ज्यादा होगा। तो आपने देखा होगा बहुतों का मेमोरी ग्लैंड का साइज ज्यादा होता है, वो इसी कारण से होता है, एडिपोज टिश्यूज में ज्यादा है, ठीक है। अब इस निपल के आसपास एक पिगमेंटेड एरिया होता है स्किन का, है ना। तो आप अगर इसका क्लियर डायग्राम देखना चाहते हो, आप गूगल करके देख लो, है ना। गूगल में आपको बहुत सारी साइट्स में यहाँ पर पिगमेंटेड एरिया प्रॉपरली दिख जाएगा। तो पिगमेंटेड एरिया होता है एक अराउंड द निपल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। ये आपको पता होना चाहिए। एरियोला की सरफेस में ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई, एक चीज ध्यान में रखना, एक और रख लेना है, ये जो आपको दिख रहा है ये गुच्छा, एल्वियोलाइज का गुच्छा, इसको हम बोलते हैं मेमोरी लोब। और कितने होते हैं ये, 15 से 20, 15 to 20 इन नंबर। So that's all about the female reproductive system। अब हम बढ़ते हैं आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए। ठीक है भाई, एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग इतनी ही चीजें मुझे फिलहाल दिख रही हैं। और ये मैंने पूरा
जो 100% हो सकता था कवर कर दिया। इससे ज़्यादा फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका कुछ आपका नहीं गिवन है। आगे बढ़ेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो चीजें हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा अभी मैंने बताया, सेकेंडरी भी ऐसी, थोड़ा सोचो इसके बारे में अभी आ जाए। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है मेल में? टेस्टिस है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिस? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट। और भाई इस चीज को तो अभी समझ ही लेना, ये मैंने देखा है, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को ना ये चीज कंफ्यूजन होता है, जिसने रटा होगा। रटना मत, इसलिए कहता हूँ है ना, थोड़ी चीजों को लॉजिकली समझो। रटना मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं जाना उसके आगे पीछे का, बस दिखा हाँ ऐसे ही याद कर लेते हैं, और रिटेन भी नहीं रहता ज्यादा। क्या नहीं रहता रिटेन? ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो, एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करता है मेल गैमेट, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ मेल हॉर्मोन्स, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन्स हैं एक प्रकार के, उनका प्रोडक्शन करता है। अब एंड्रोजन क्या है जरा ध्यान से समझना। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ hormones which is responsible for secondary sexual characters in males। तो एंड्रोजन वही हार्मोन है मेरे भाई जिसकी वजह से मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बियर्ड है ना, और हाई पिच सॉरी लो पिच्ड वॉइस, ये सब चीजें होती हैं। और एक एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन जो कि आपका मेन एंड्रोजन भी है, वो है टेस्टिस। एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन या मेन एंड्रोजन जो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो क्या है? टेस्टिस है। तो कंफ्यूज नहीं करना टेस्टिस और एंड्रोजन में। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल हार्मोन आउट ऑफ विच अ हार्मोन इज, अरे क्या बोलना है, टेस्टिस कौन सा? टेस्टिस कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर secondary sexual character in male। example of testosterone, sorry, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते हैं मेल के, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और डक्ट्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। डक्ट मतलब स्पर्म कौन कौन कैरी करके ले जाते हैं वो। तो सबसे पहले रेटेड टेस्टिस, ये PYQ भी आ चुका है ना। स्पर्म का पूरा वो बता रहा हूं मैं, ट्रैवल कैसे करता है स्पर्म, शुरू कहां पर, जहां से प्रोड्यूस होता है तो वहां से कैरी कैसे होता है, इसको याद भी कर लेना, और अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो समझ में भी आ जाएगा।
टेस्टीज, फिर वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडिमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरेथ्रा। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो 3 ग्लैंड हैं मेल में जो मिलती हैं। सबसे पहले है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरी है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट बहुत फेमस ग्लैंड है, प्रोस्टेट कैंसर के भी बहुत केसेस आपने सुने होंगे। और लास्ट में है बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के नाम पे अपने पास ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं होता, पेनिस होता है बस, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी ने ये जो टॉपिक उठाया है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। टेस्टिस से बाबू लोगों बातें वो शुरू करा गया है, ठीक है। इसे भी लिख देना। हेक्टोजेनेटिलिया में क्या है आपके पास, बाहर क्या दिख रहा है आपको, पेनिस, और दूसरा स्क्रोटम। स्क्रोटम को कोई कोई टमी लाइक बैग भी बोल देते हैं, ठीक है। लिख लिया हुआ है समझे, इसमें बेसिक बात है, बाहर जो दिख रहा है बस छाप देना। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत किससे करते हैं यार। शुरुआत में रिप्रोडक्टिव, देखो एक तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। क्या आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में कुछ पढ़ना है? मेरा जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूँ एनसीईआरटी ने भी नहीं दिया है। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में जो जानना था ये इतना ही था, तो इट इज डन। हाँ, ग्लैंड्स के बारे में जानना है, यहीं पर देख लो, बार बार क्या लिखोगे। देखो बल्बो यूरेथ्रल या जो काउपर्स ग्लैंड है, आप चाहो तो कॉपी में अलग से हेडिंग बनाओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बल्बो यूरेथ्रल या जो काउपर्स ग्लैंड है, इट डज लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस। ये लुब्रिकेंट का काम करती है यार, लुब्रिकेशन, ताकि पीनिस इजीली मूव कर पाए। लुब्रिकेशन एक जोड़े में होती है, 1 पेयर, और 15 to 20% सेमाइनल प्लाज्मा को कंट्रीब्यूट करती है। सेमाइनल वेसाइकल ध्यान से देखो, 1 पेयर होता है, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर होता है, 1 पेयर होता है, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर होता है, कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, तकरीबन 70 से 80%। पर 70 से 80 है, 15 से 20 ये तो पूरा हो गया क्या? नहीं, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रही है। पांच से 10% ये कंट्रीब्यूट करती है, 60 से 70% ये कंट्रीब्यूट करता है। जोड़ो तो कितना हो रहा है, अगर से इसको 60 मानते हैं, इसको 5-10 भी लगा लो तो 70 बनता है, तो लगभग 20-30 बच रहा है। तो 20 से 30%
प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट करती है। आपके सिलेबस में नहीं होगा क्या, आप मुझे इतना जानना है। वो सबसे पहले अगर पैटर्न अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएंगे। सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट फिर बल्बो यूरेथ्रल सबसे ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करती है, फिर प्रोस्टेट फिर बल्बो यूरेथ्रल। तो क्या अंदर में काम बन जाएगा आपका, क्या करना जाएगा आपने। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, लेकिन इसकी एक और खास बात है यार सेमाइनल वेसाइकल की। क्या सेमाइनल वेसाइकल की खास बात यह है कि इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज, है ना, क्लॉटिंग एंजाइम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो कोई बोले फ्रक्टोज एनर्जी कहां से आती है स्पर्म के पास, फ्रक्टोज कौन देता है? सर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, बाकी दोनों मिंगल है, बाकी दोनों पेयर होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ सिंगल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर, प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर। और क्या जानते हैं सर हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में? कंट्रीब्यूट 20 से 30% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, कंट्रीब्यूट्स 20 से 30% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। और कंट्रीब्यूट्स कैट आयंस कहां से आते हैं? प्रोस्टेट से, सिंगल जो ग्लैंड है उससे ध्यान में रखना। प्लस क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, पहले वाले में क्लॉट बनाने के लिए, दूसरे वाले में तोड़ने के लिए। तो इतना अपने को बेसिकली पता होना चाहिए। अब सर डक्ट सिस्टम की बात करनी है हमें बेसिकली बस, और थोड़ा बहुत टेस्टिस को पढ़ना है। तो दोनों चीजें सेम ही है, वो अलग नहीं है। देखो टेस्टिस को भी और डक्ट सिस्टम को भी हम यहीं पे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें साथ ही में पढ़ी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से पढ़ा जाता है। तो बस एक ही टॉपिक आपको कवर अप करना है। हेडिंग बना दो टेस्टिस। वन पेयर होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है, जबकि हमने फीमेल्स में बात करी थी कि जो ओवम होंगे वो इनसाइड या इन एब्डोमिनल कैविटी होंगे, लोअर एब्डोमिन की तरफ में होंगे। टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, प्रेजेंट इन टमी लाइक बैग, और इस बैग का नाम क्या है? स्क्रोटम। क्यों होते हैं स्क्रोटम में? वाई टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी एंड प्रेजेंट इन स्क्रोटम। वाई ऐसा इसलिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ gametes 2 to 3 degrees Celsius temperature below the body temperature is मैंडेटरी होता है, तो इसलिए आउटसाइड द बॉडी होते हैं। तो टेस्टिस बेसिकली क्या कर देंगे?
डिसेंड कर जाएंगे टेस्टिस में। अगर फेलियर हो जाए, फेलियर ऑफ डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटल सैक, ये फोइटल लाइफ के दौरान ही डिसेंड कर जाते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको क्रिप्टोन किडिज्म कहते हैं, है ना। फेलियर अगर होगा तो क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा। क्रिप्टो मतलब ही क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ। क्रिप्टो हिडन, छुपा हुआ। एक और चीज होती है टेस्टिस के बारे में खास, ये हाई टेम्परेचर में बड़े रिलैक्स से रहते हैं, दूर दूर। लेकिन लो टेम्परेचर में, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ये इनमें प्रेजेंट डार्टोज एंड क्रीमास्टर मसल्स की मदद से होता है। हाई टेम्परेचर में रिलैक्स कर जाते हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंट डार्टोज एंड क्रीमास्टर मसल गेट्स रिलैक्स्ड, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं क्योंकि डार्टोज एंड क्रीमास्टर मसल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये सारी चीजें हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, टेस्टिस के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अब एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाते हैं। सामने भी बनाता हूँ आपके, है ना, तब मजा आएगा उसको समझने में। ये है वॉल ऑफ टेस्टिस। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस में जो रिलेट कर, इससे ट्यूब को जोड़ता है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एपिडाइडमिस। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एपिडाइडमिस। टेस्टिस में इस तरीके के कंपार्टमेंट्स होते हैं। दो से 250 इस प्रकार के टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और एनसीईआरटी ये भी लिखती है
each compartment is having 1, 2, 3 seminiferous tubules, यानी कि हर कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 तक कितने भी संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ये सारे के सारे कंपार्टमेंट मेरे दोस्त आके खुलते हैं इस स्ट्रक्चर में जिसका नाम है रेटे टेस्टिस। स्पर्म का प्रोडक्शन इन कंपार्टमेंट्स में होता है और इन कंपार्टमेंट में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, यानी कि कंपार्टमेंट में होता है। बात एक ही है। अभी जो हमने वहां पर सीक्वेंस लिखा था वो प्रूव हो जाएगा। देखो देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये हमने बना दिए। ये रेटे टेस्टिस से एपिडाइडमिस तक स्पर्म को कैरी करेगा, वासा इफरेंशिया, और एपिडाइडमिस से मेरे दोस्त फिर आपको ज्यादा पंगे नहीं लेने। एक ट्यूब है वेरी पॉपुलरली नोन एज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो ये कैरी करके आपका कहाँ ले जाएगी, यहां पर तक। इसको बोलेंगे एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस। ऐसा ही यहां से भी होगा क्योंकि टेस्टिस तो 2 है, हमने एक साइड का दिखाया, कहीं इधर से भी टेस्टिस आएगा और उससे भी वास डिफरेंस आएगा और वो वास डिफरेंस आके एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस में खुलेगा। इस एम्प्यूला के ऊपर होगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। वाह, क्या कॉन्सेप्ट बताया याला कि ये जो हमारे वास डिफरेंस है, टेस्टिस की जो ट्यूब्स हैं वो घूम के आती हैं यूरिनरी ब्लैडर से नीचे को, है ना। यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगी नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर से बस ये ट्यूब ऐसे घूम के नीचे को आ जाएगी। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहां पर हम अपना पेनिस बना देते हैं। कॉन्सिलेटरी ऑर्गन। तो मेरे दोस्त ठीक ये जहां पर मिलते हैं इसको बोल देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये दोनों ट्यूब्स आगे जहां पर मिलेंगे और इस इजैकुलेटरी डक्ट के जस्ट पीछे पर आपको, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पर आपको 2 ग्लैंड मिल जाएंगी, पेयर ऑफ ग्लैंड मिल जाएगा, जो हमने अभी बात करी सेमाइनल वेसाइकल बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर होती है। फिर आप नीचे आओगे, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर आपको मिल जाएगी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और फिर नीचे आओगे तो आपको पेयर ऑफ और ग्लैंड मिलेगा, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। ये ग्लैंड अपना सीक्रेशन इस ट्यूब में छोड़ते रहेंगे। अब ध्यान रहे ये ट्यूब दोनों काम करेगी, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिन कैरी करने का भी और स्पर्म कैरी करने का भी। तो मेल में जो आपका पीनिस है वो बेसिकली
यूरिनोजेनाइटल है, यूरिन के साथ जो जेनेटिकल ऑर्गन है उनका भी काम कर रहा है, यानी कि जो स्पर्म कैरी करने हैं उनका भी काम कर रहा है। तो देखो इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी थी। एपिडाइडिमस टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में होती है, चाहो तो ध्यान में रख लेना, होगा नहीं आपके इस सिलेबस के कुछ पार्ट का, बस बता दिया। हमें लास्ट पार्ट पढ़ना है इस पूरे रीजन का, टीएस ऑफ टेस्टिस। टीएस का मतलब होता है मेरे दोस्त ट्रांसवर्स सेक्शन। बायोलॉजी में हम दो तरीके के सेक्शंस को पॉपुलरली जानते हैं, एलएस एंड टीएस। एलएस को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहा जाता है, यानी कि टेस्टिस है बेसिकली है तो ऐसे गोलाई में गोलाकार। तो अगर मैंने टेस्टिस को स्टडी करना है और हम गए भाई किसी है ना हॉस्पिटल में, हम गए, बॉडी पड़ी थी सामने, अपन ने क्या करा, इसको ऐसे काट के देखा, तो इसको क्या बोलेंगे कि अब टेस्टिस ऐसे काट दिया तो ऐसे लिखेगा कुछ है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल लंबे करके काट दिया तो इसको बोला एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लेकिन हम इसको नहीं पढ़ रहे, हम यहां पर इसको नहीं पढ़ रहे, हमें पढ़ना है इसका टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्यों काट रहे हैं, ऐसे ऐसे ही क्यों काट रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ लोब्स बने हुए हैं, तो हम लोब्स की स्टडी करना चाह रहे हैं बेसिकली। ऐसे काटेंगे तभी तो एक पूरे लोब को पढ़ पाएंगे, ऐसे काटेंगे तो लोब्स कट जाएंगे, इसलिए टीएस कर रहे हैं। ठीक है, आओ फिर कैसे होता है ये, इसको देखते हैं। अरे भाई ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में आपको ज्यादा लोड ऐसे लेने की जरूरत है नहीं, इसमें क्यों नहीं है सर, समझते हैं। जो ट्रांसवर्स सेक्शन है टेस्टिस का, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारे टेस्टिस का, वो कुछ यहां, एक सेकंड 2 मिनट यार, अभी हम जब वो पढ़ेंगे ना कि इनमें वो होते हैं गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, तब आपको और मजा आएगा इस टॉपिक को समझने में। तो यहाँ पर हम डिपिक्ट कर लेते हैं कि हमें दिखा कैसा, हमने देखा लेबोरेटरी में, और उसी का हम एक कार्टून डायग्राम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। हम जितने भी डायग्राम बनाते हैं बायोलॉजी में, चीजें ऐसी होती थोड़ी में, ज्यादातर हम कार्टून डायग्राम ही तो बना रहे होते हैं, है ना। तो जैसे प्रोटीन के बना लेते हैं बहुत सारे कार्टून डायग्राम, पिक्चराइजेशन कार्टून की फॉर्म में, समझ पाए ताकि प्रॉपरली समझ पाए, प्रॉपरली समझ पाए मेरे दोस्त।
तो सबसे पहले बताओ, जब हमने ऐसे काटा तो हमें एक लोब पूरा स्टडी करने को मिल गया। अब आप मुझे बताओ कि टेस्टिस के उस लोब में क्या मिला होगा, क्या दिखा होगा उस लोब में, क्या क्या दिखा होगा उस लोब में। सर अब आपने कहा था कि लोब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं बहुत सारी, मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है और मिली भी। तो इस तरीके से हमें 1 और 1 2, ये क्या मिल गई हमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल गई। सर इतना ही तो पढ़ा था, मैंने कहा बिल्कुल सही है, हमने इतना ही पढ़ा था। कुछ और चीजें होती हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, जैसे कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम में आते हैं, यानी कि कोई एकदम बीमारी नहीं पकड़ पाएगी है ना टेस्टिस वगैरह में, तो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आते हैं। दूसरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ के बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेरे दोस्त, बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दिस। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल या लीडिक सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल्स या लीडिक सेल्स बोलते हैं। अब सवाल यह भी आता है कि इन इंटरस्टीशियल या लीडिक सेल का हमें फायदा क्या है। इन इंटरस्टीशियल या लीडिक सेल का टेस्टिस में होने का फायदा क्या है। आपने अभी मैंने बताया था कि ये कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन लेट से एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल। तो ये इंटरस्टीशियल सेल्स या ये लीडिक सेल वही आपका काम करते हैं। देख लो, secretion of androgens, for example testosterone, for example testosterone। ठीक है, यहाँ पर कोई कनेक्टिव टिश्यू वगैरह मिल सकते हैं, लिख लो, जरूरत की चीज नहीं है ये बेकार है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। यहाँ देखना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा। सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ अलग मिला हमें, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं वो बनते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स को। तो बस यही होता है। तो ठीक है, फिर मिले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिले, स्पर्मेटोगोनिया 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 सेल्स हमें मिले लेकिन कुछ सेल स्पर्मेटोगोनिया जैसे नहीं थे, वो थोड़े से लंबे सेल्स थे। ओहो सर, समझ गए। ये वाले जो सेल हैं ये तो आपके स्पर्मेटोगोनिया हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में गोनिया, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में जाएंगे। लेकिन ये जो है आपके, ये है सर्टोली या
नर्स सेल्स जब स्पर्म बनेगा तो इनसे न्यूट्रिशन लेगा, तो आप कह सकते हो कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स, इसलिए इसको सर्टोली सेल या नर्स सेल का नाम दिया गया। So this was all about your transverse section of testes। इसके साथ हमने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पार्ट था ये भी यहाँ पर खत्म कर लिया है। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई थिंक इज कि वो है आपका रिवीजन। रिवीजन कहीं भी होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट में से एक होता है, सबसे पहले करना इसको हो गया, एक गैमेटोजेनेसिस जो बचा है अभी भी, और एक होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। दीज आर द हार्डेस्ट टॉपिक्स टू कवर। चलो उसको शायद अगले लेक्चर से ही करेंगे अपन।